वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 121। आराध्या बोला, मैं तुम्हें बताऊं कैसे किस करते हैं। वृंदा ने सिर झुकाए ही हाँ मैं सिर हिला दिया। आराध्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। आराध्या ने अपना एक हाथ वृंदा के गले में डालकर उसके सर को ऊंचा कर उसके होठों को देखने लगा, जो सादे में भी किसी गुलाब जैसी थी। यहाँ वृंदा को लग रहा था कि आराध्या उसे गालों पर किस करना सिखाएगा। उस बेचारी को आराध्या के इरादे नहीं पता था। आराध्या ने अपने पतले होंठ वृंदा के होठों पर रख दिया। वृंदा को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपने होठों को जोड़ रखा था, जिससे आराध्या को उसके होठ का पूरा स्वाद लेने में तकलीफ हो रही थी। वृंदा ने अपने दोनों होठ को दबा रखा था। जब उसे अपने होठों पर दर्द हुआ तो उसने अपने होठ खोल दिए। अब आराध्या काफी पेशेंट हो गया था। वो वृंदा के होठों को चूस रहा था, पर वृंदा ने अपनी आंखें बंद कर आराध्या को फिल करना चाहती थी। पर उसके सामने वही अंधेरा उस आदमी का चेहरा आ रहा था, जैसे वो उसे बोल रहा हो, तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने छुआ भी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। वृंदा इतना डर गई कि वो महसूस कर सकती थी कि आराध्या के बिना वो कैसे रहेगी। अब वृंदा को हर एहसास में बस डर बसा हुआ था। आराध्या जो पूरा वृंदा में खोया हुआ था। जब उसे महसूस हुआ कि वृंदा की बॉडी कांप रही है, तो वो वृंदा से अलग होकर बोला, क्या हुआ वृंदा? वृंदा ने अपनी आंखें नहीं खोली, उसने अपना सर घुटनों में छिपा लिया। आराध्या वृंदा को देख परेशान होते हुए बोला, वृंदा क्या हुआ, कुछ कहो। पर वृंदा वैसे ही चुपचाप थी। आराध्या ने अपने हाथों से वृंदा का चेहरा ऊपर किया। वृंदा आराध्या को देख झट से उसे पकड़कर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा ली। आराध्या ने भी उसे पकड़ लिया और शांत करते हुए बोला, सब ठीक है, तुम मेरे पास हो और हमेशा मेरे पास ही रहोगी, कोई तुम्हें नहीं मरेगा। वृंदा आराध्या की बातों से नॉर्मल हो रही थी, पर उसका डर अभी भी बरकरार था। आराध्या ने वृंदा का चेहरा ऊपर कर बोला, मैं कपड़े बदलता हूँ फिर खाना खाते हैं। वृंदा ने सिर हाँ में हिला दिया। जैसे आराध्या खड़ा हुआ, वृंदा ने उसकी शर्ट पकड़ ली। आराध्या ने मुड़कर देखा तो वृंदा सिर झुकाए बैठी थी। आराध्या ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? इतना बोलना ही था कि वृंदा ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे वो कहना चाहती हो कि वो भी उसे ले चलें। आराध्या वृंदा की बात समझ गया था। वृंदा के पास झुका और बोला, अगर मैंने कपड़े उतारे और तुमने मेरा रैप कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। वृंदा ने अपना सिर नीचे किया था, अब वो हाथ भी पीछे कर ली। आराध्या ने वृंदा के गालों पर किसकर जल्दी से कपड़े बदलने चला गया। वृंदा इस बार आराध्या की बात समझ गई थी। जिस वृंदा को खुद से बात करना भी नहीं पसंद था, आज वही वृंदा खुद से बात कर बोली, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारे ही है, और क्यों करेंगे हम ऐसा। वृंदा अपने मन में ही बोले जा रही थी। जब आराध्या कपड़े बदल कर आया, वृंदा टेडी के साथ उसके नाक को टच कर रही थी। आराध्या उसके पास बैठा और टेडी वृंदा के हाथ से लेकर सोफे पर फेंक दिया और बोला, मैं हूं ना, फिर मुझे टच करो, देखो मेरी नाक उस टेडी से भी अच्छी है। और वृंदा के कान के पास जाकर धीरे से बोला, और बॉडी भी, अगर तुम चाहो तो मेरी हर चीज के साथ खेल सकती हो। पर इस बार भी वृंदा के ऊपर से सब गया। असमंजस में आराध्या को देख अपनी नजर नीचे कर ली। ये तो इंसान है, खिलौना नहीं, फिर क्यों वो आराध्या के साथ खेले, वो सोच ही रही थी। जब आराध्या ने उसे अपने गोद में उठा लिया, वृंदा हड़बड़ा गई। आराध्या उसे शांत करते हुए बोला, मैं हूँ, डरो मत,
वृंदा ने कसकर आराध्य को पकड़ लिया। आराध्य बोला चलो खाना खाकर आते हैं। दोनों नीचे गए। सब हंसी खुशी खाना खा रहे थे। वृंदा ये देख खुशी में थी, पर वो चुप ही रही। दोनों खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में आए। आराध्य ने वृंदा को बेड पर बिठा दिया और बोला तुम सो जाओ, मैं स्टडी रूम में अपना काम खत्म करके आता हूँ। वृंदा लेट गई। आराध्य वहां से स्टडी रूम में चला गया, पर वृंदा को बस आराध्य की याद आ रही थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। काफी देर बाद आराध्य वापस आता है। उसने देखा कि वृंदा अब तक जागी हुई है। आराध्य भी बेड पर सोने चला जाता है, पर वो किसी अलग ही मूड में था। उसने वृंदा को देखा, जो अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। आराध्य की नज़र वृंदा के पेट पर गई, जो एक मखमली काले कपड़े से ढका हुआ था। आराध्य ने अपनी आंखें बंद की और अपना एक हाथ वृंदा के पेट पर रख दिया। आराध्य की हरकत पर वृंदा तुरंत जाग गई। उसने अपने पेट पर देखा जिसे आराध्य सहला रहा था। वृंदा ने आराध्य के चेहरे को देखा और धीरे से अपना आराध्य का हाथ हटा रही थी, पर आराध्य अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, सो जाओ, वरना अभी क्या होगा उसके लिए मुझे मत बोलना। वृंदा आराध्य की बात सुन फिर से लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्य के हाथ अब तक वृंदा के पेट को सहला रहा था, पर धीरे धीरे उसके हाथ वृंदा के ड्रेस के अंदर जा रहे थे। वृंदा ने अपनी आंखें कसके मींज ली और बिस्तर को कसके पकड़ लिया। एपिसोड 122। आराध्य ने अपना हाथ वृंदा की टी शर्ट के अंदर डाल दिया। वृंदा ने कसकर अपनी आंखें बंद की। अब आराध्य अपना हाथ वृंदा के पेट को सहला रहा था। यहाँ वृंदा की सांसें तेज हो रही थी, पर वो चुप थी। ये फीलिंग उसके लिए पहली बार थी। ऐसा कुछ आराध्य के साथ भी था। जब भी वो वृंदा के पास होता तो जैसे उस पे जादू हो जाता था। आराध्य को वृंदा बिल्कुल अपनी मॉम जैसी लगती। दोनों का नाम भी एक ही था। राध्या का दूसरा अगर नाम है तो वो वृंदा है, इसलिए आराध्य कभी वृंदा से नफरत नहीं कर पाया। वो उसे हमेशा हर वो चीज़ देना चाहता है जो वृंदा डिजर्व करती है। आराध्य वृंदा की बंद आंखें देख रहा था, जो इतनी डरी हुई थी कि उसे पसीने आ रहे थे। आराध्य ने अपना हाथ निकाल लिया। अब वृंदा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से आराध्य की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था। वृंदा ने झट से अपना मुंह फेर लिया और किनारे होकर आंखें बंद कर लीं। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। आराध्य जानता था अभी वृंदा डरी हुई है, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। दोनों सो गए। अगली सुबह राजस्थान में आहूजा ऑफिस में आज सृष्टि आई थी। वो बस यहाँ सिर्फ मस्ती करने आई थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि जो उससे शादी करेगा वही उसका खर्चा उठाएगा। दूसरी ओर तन्मेश भी आहूजा ऑफिस में आया हुआ, क्योंकि शिविन से उसकी कंपनी जुड़ी हुई थी, इसलिए शिविन ने उसे बुलाया था। शिविन अब तक ऑफिस नहीं आया था और सृष्टि ऑफिस में हर जगह बात करती किसकी सेटिंग किसके साथ है। अब सबसे बात करने के बाद वो आकर शिविन के केबिन में बैठ गई। जब तन्मेश ने बाहर से दरवाजा खटखट किया तो सृष्टि ने मजाक करते हुए बड़ी रौबदार आवाज में बोली, अंदर आओ। तन्मेश अंदर आया, पर सृष्टि के पीछे बैठे रहने के कारण वो उसे नहीं देख पाया। अक्सर एंजल या शिविन ही ऑफिस संभालते थे। तन्मेश को लगा कि ये एंजल होगी, इसलिए वो बोला, हेलो मिस एंजल। सृष्टि जल्दी से घूमते हुए बोली, मैं सृष्टि नहीं हूँ। पर जब उसने तन्मेश को देखा तो बस देखती रह गई थी। तन्मेश को लगा कि उसने इस लड़की को पहले भी देखा है। उसे ये तो पता था कि ये एंजल नहीं है, क्योंकि एंजल से वो मिल चुका था। यहाँ एकटक सृष्टि तन्मेश को देख रही थी। तन्मेश सृष्टि का ध्यान तोड़ते हुए बोला, जी आप कौन? सृष्टि होश में आकर हड़बड़ाते हुए बोली,
वो मैं यहाँ पर मैं शिविन आहूजा की छोटी बेटी हूँ। सृष्टि ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। तन्मेश ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। सृष्टि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तन्मेश बोला, क्या मैं आपके पापा से मिल सकता हूँ? सृष्टि बोली, जी आप बैठिए ना, मैं अभी पापा को बुलाती हूँ। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? तन्मेश बोला, ब्लैक कॉफ़ी। सृष्टि बोली, ठीक है। उसने ऑर्डर दिया और शिविन को कॉल करके भी बुला लिया। वो और शिविन बैठे थे। सृष्टि की नज़र बस तन्मेश पर थी। वो चोर नज़रों से उसे देख रही थी, पर तन्मेश अपने काम में लगा हुआ फाइल पढ़ रहा था। कुछ देर में शिविन आ गया। तन्मेश ने उन्हें नमस्ते कहा और दोनों बैठ गए। सृष्टि शिविन के बाजू में खड़ी होकर दोनों की बात सुन रही थी। दोनों ने बिजनेस के रिलेटेड बात की। पुरानी दोस्ती होने के कारण शिविन ने तन्मेश को खाने पर घर पर बुलाया। सृष्टि को बहुत खुशी हुई। वो जल्दी से घर जाना चाहती थी, इसलिए वो बोली, पापा मैं घर जा रही हूँ। वो जल्दी से वहाँ से निकला गई। यहाँ तन्मेश सोच रहा था, दोनों बहनों में कितना अंतर है। एक सूट बूट में बिल्कुल बिजनेस वुमेन लगती हैं और एक बिल्कुल राजस्थानी लिबास में कहीं की महारानी लगती हैं। यहाँ सृष्टि घर आते ही सारे नौकर को किचन से निकालकर खुद कई सारे लजीज खाना बनाने लगी। रुचि ने कई बार पूछा पर सृष्टि ने किसी की नहीं सुनी, ना किसी को कुछ बताया। मुंबई में आज आराध्या ने छुट्टी ली थी। वृंदा के साथ वक्त बिताना चाहता था। वृंदा के घाव अब तक काफी भर चुके थे, पर दिल के जख्म अब तक हरे थे। सुबह आज वो जल्दी उठ गई और धीरे से किचन में झांक कर देखी तो किचन में कोई नहीं था। वृंदा को नहीं पसंद था किसी के हाथ का खाना आराध्या खाए, इसलिए वो आज खुद किचन में खाना बना रही थी। इतने दिन में उसे सबकी पसंद और नापसंद के बारे में पता चल गया था। उसने कुछ ही देर में सब तैयार कर दिया था। आराध्या के लिए कॉफ़ी लेकर कमरे में गई तो आराध्या की सोते हुए हरकत देखकर वृंदा के चेहरे पर कितने सालों बाद मुस्कान आ गई थी। आराध्या वृंदा की जगह पर अपने हाथ टटोल रहा था, जैसे वो वृंदा को पकड़ना चाहता हो। वृंदा ने कॉफ़ी को साइड टेबल पर रख दिया और मिरर के पास आकर अपने बालों में सिंदूर लगाने लगी। गले में मंगल सूत्र पहन लिया। पहले उसके लिए आराध्या की बीवी के तौर पर ये दिखाना पड़ता था, पर आज कुछ अलग था। आज वृंदा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, हाथों में भरी चूड़ियां, आंखों में काजल, छोटी सी बिंदी, चेहरे पर हल्का पाउडर। उस पाउडर की स्मेल अब तक आराध्या की नाक में भी जा चुकी थी, पर वो उस खुशबू को महसूस कर सोया रहा। वृंदा आकर अलमारी खोल आराध्या के कपड़े देखी। उसमें से उसने एक जोड़ी सूट निकालकर बेड पर रख दिया। अब बारी थी आराध्या को उठाने की, पर वो कैसे उठाए उसे पता नहीं चल रहा था। वो चलकर आराध्या के पास गई और उसका शोल्डर हिलाने लगी। धीरे धीरे आराध्या अपनी आंखें खोलने लगा, पर जब उसने अपने सामने देखा तो जल्दी से अपनी आंखें मसलने लगा। वृंदा अपनी मासूम सी शकल लेकर खड़ी आराध्या को देख रही थी। आराध्या ने ऊपर से नीचे तक वृंदा को देखा। एपिसोड 123। आराध्या आंखें मसलते हुए उठा, पर जब उसने वृंदा को देखा तो जल्दी से अपनी आंखें मसलकर उसे देखने लगा। वृंदा की टिमटिमाती हुई आंखें उसे देख रही थी। आराध्या बस वृंदा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कितनी सुंदर लग रही थी वृंदा, बिल्कुल न्यू दुल्हन की तरह। आराध्या की नज़र वृंदा के पेट पर गई, जो साड़ी के बीच फंसी हुई थी, पर उसकी पतली कमर उसमें से साफ झलक रही थी। आराध्या ने वृंदा की कमर पर हाथ रखा। एक पल को वृंदा डर गई, पर आराध्या का हाथ देख वो शांत हुई। आराध्या ने वृंदा को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। अब वृंदा आराध्या की गोद में थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी
आराध्या ने वृंदा के बालों को पीछे किया और उसके माथे पर किस कर लिया। वृंदा ने अपनी आंखें बंद रखी थी। आराध्या की नज़र वृंदा के होठों पर गई, पर वो जानता था कल वृंदा डर गई थी, इसलिए वो अपना सिर वृंदा के सीने में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लिया और धीरे से बोला, आई लव योर स्माइल वृंदा। पर वृंदा बिल्कुल समझ नहीं आया कि आराध्या ने उसे क्या कहा, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर वो बहुत उत्सुक थी इसका मतलब जानने के लिए। पर वो किससे पूछे। काफी देर तक आराध्या वृंदा के सीने से चिपके हुए सुकून महसूस कर रहा था। वृंदा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर आराध्या के बालों को सहलाने लगी। हरिद्वार में वो आदमी गुस्से में वृंदा की चाची के घर बैठा था। उसके गुस्से को देख सब डरे हुए थे। एक आदमी हाथ जोड़ते हुए बोला, सर ये किसी ने आपको 80 लाख रुपए दिए हैं और साथ में ये चिट्ठी लिखी हुई है कि आप वृंदा का पीछा छोड़ दे। वो आदमी गुस्से में बोला, कौन है जो मुझे टक्कर दे रहा है? वृंदा मेरा जुजून है, उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। उस आदमी के डर से सब डरे हुए थे। वो बोला, पता लगाओ कि वृंदा किसके पास है। सब वहां से हाँ बोल कर चले गए। वो आदमी वृंदा की चाची को देख बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसे अच्छे से डरा नहीं पाई। वृंदा की चाची मक्खन लगाते हुए बोली, साहब हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो उसे दिन में कई बार मारते पीटते पर वो आज तक कहीं नहीं गई। पर वो कह गई हमें नहीं पता। वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया। तभी चाची की बेटी पिया बोली, माँ क्या वृंदा किसी बड़े घर में गई है? इस आदमी ने वृंदा को 50 में खरीदा था और उस आदमी ने वृंदा के लिए 80 लाख दिए। माँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उस 2 टके की लड़की के लिए सब क्या हो रहा है? उसकी चाची बोली, पता लगाना पड़ेगा। वो लड़की गई, कहा एक बार वो मिल जाए, उसकी खाल न उधेड़ दी तो मेरा नाम भी सरिता नहीं। वो दोनों बात कर रही थी, पर किसी की नज़र हर पल उन लोगों पर थी। राजस्थान रात का वक्त। सृष्टि ने लाल कलर का लहंगा पहना था। गोल्डन घुंघरू वाली पायल को किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। वो बाहर आकर खाना टेबल पर लगाने लगी। सारे नौकर और घर के सभी लोग उसे देख रहे थे। रुचि का तो दिमाग घुमा हुआ था। सुबह से जब से ऑफिस से आई थी तब से उसके रंग बदले हुए थे। सृष्टि बार बार बालकनी से बाहर देख रही थी। उसने जैसे गाड़ी को आते हुए देखा तो खुश हो गई। वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर खुद को आईना में देखकर बाहर आई। सब उसकी हरकत देख हैरान थे। तन्मेश अंदर आया। उसने सभी को नमस्ते किया। सृष्टि ने भी उसे नमस्ते किया। आज सृष्टि इतनी सुंदर लग रही थी कि एक पल को तन्मेश भी उसे देखता रह गया। उसने सोचा काश वो उसके लिए भी ये से ही सजती। उसने जितनी बार सृष्टि को देखा था, सृष्टि हमेशा राजस्थानी ही कपड़े पहनती थी और उसकी यही अदा तन्मेश को भा रही थी। पर उसके चेहरे को देखिए कोई नहीं कह सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। रुचि को अब समझ आया कि सृष्टि क्यों ये सब कर रही थी। सृष्टि रुचि से बिल्कुल अलग है। सृष्टि घर में सबसे ही अलग है। रुचि तन्मेश को अपने साथ सोफे पर बैठा कर बोली, कैसे हो बेटा? तन्मेश ने शांति और प्यार से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ आंटी। रुचि उसे देख बोली, मानना पड़ेगा, तुम बिल्कुल सान्वी जैसे हो। तन्मेश को कई लोग जो सान्वी को जानते थे वो सभी यही कहते थे, पर रुचि ने जब कहा कि वो सान्वी जैसा लगता है तो तन्मेश बोला, आप मेरी मॉम को जानती थी? रुचि बोली, हाँ, वो कॉलेज में जूनियर थी और मैं और तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल हम सीनियर थे। तुम्हारे पापा ने जब तुम्हारी मम्मा को कॉलेज में देखा था तभी से वो उनसे प्यार कर बैठे थे। पर तुम्हारी मम्मा टॉपर थी, उन्हें ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था,
इसलिए वो हर वक्त तुम्हारे पापा से दूर भागती थी। तन्मेश के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो बिल्कुल सानवी जैसा है। उसे भी लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। अपनी मॉम के बारे में सुनकर तन्मेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब वो अपनी मॉम को जानता था, तब सानवी काफी चेंज हो गई थी। वो हर वक्त उसके पापा से बहस करती और गुस्सा होती तो तन्मे उसे मनाता था। तन्मेश को भी किसी ऐसे की तलाश थी जो हर वक्त उसके आसपास रहे, उसके लिए खाना बनाए। वो सोच ही रहा था जब उसकी नज़र सृष्टि पर गई, जो अपने हाथ में पानी लेकर आ रही थी। सृष्टि के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे देख तन्मेश खोसा गया था, पर जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, तब उसने अपनी नज़र हटाकर अपने चश्मे को ठीक किया। अब तक सृष्टि ने पानी तन्मेश को देने के लिए बढ़ा दिया था। तन्मेश ने पानी ले लिया। सृष्टि मुस्कुराकर तन्मेश की दूसरी साइड खड़ी हो गई थी। रुचि सृष्टि के हाव भाव देख समझ गई कि उस दिन सृष्टि तन्मेश के बारे में ही बात कर रही थी। रुचि को भी सृष्टि की पसंद से कोई आपत्ति नहीं थी। उसे तन्मेश पसंद था। सृष्टि अपनी मॉम को इशारा कर खाना खाने को बोली। रुचि सृष्टि की उसकुटा देख मन ही मन हंस रही थी। वो तन्मेश को देख बोली, बेटा चलो खाना खा लो, शिविन भी आ चुके हैं। तन्मेश ने हाँ कहा। रुचि सृष्टि को देख बोली, बेटा जाओ इन्हें खाने की टेबल पर ले जाओ। सृष्टि खुश हो गई। उसने हाँ कहा और तन्मेश को चलने का इशारा किया। दोनों जाने लगे। तन्मेश शांति से चल रहा था, वही सृष्टि तन्मेश के पीछे थी। उसकी नज़र तन्मेश पर ही रुकी हुई थी। वो दोनों खाने की टेबल पर पहुंच गए। सृष्टि ने तन्मेश को बैठने का इशारा किया। तन्मेश के बैठने के बाद सृष्टि ने प्लेट में खाना निकाला और तन्मेश को खाने का इशारा किया। तन्मेश ने खाने का एक बाइट खाया तो उसे खाना काफी पसंद आया, पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में खा रहा था। सृष्टि भी तन्मेश के बगल वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो उसे ही देख रही थी। ये चीज तन्मेश ने नोटिस की। वो सृष्टि की ओर मुड़ा और बोला, क्या कुछ प्रॉब्लम है? सृष्टि भी नॉर्मल होकर बोली, नहीं। फिर वो कुछ सोचकर बोली, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसके सवाल पर तन्मेश बोला, क्या? सृष्टि बोली, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तन्मेश ने सीधे ना में जवाब दिया। सृष्टि खुश होकर बोली, अच्छा तो मैं आपसे एक बात कहूँ? तन्मेश ने भी हाँ कहा। सृष्टि खुश होकर बोली, मैं ना आपसे प्यार करती हूँ, तो हम माँ पापा से बात कर शादी कर ले। देखिए मुझे सब कुछ आता है। मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। ये जो खाना है इसे मैंने ही बनाया है और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। हाँ, पर मेरे अलावा किसी और लड़की ने आपको देखा तो उसकी आंखों में हापिक डाल दूंगी। और मुझे सब कुछ आता है और बच्चे आपके और मेरे, हम दो हमारे दो। मैं घर संभालूंगी और आप ऑफिस, अच्छा रहेगा तो कब बात करें हम दोनों में? तो कहती हूँ आज ही बात कर लेते हैं। सृष्टि नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, पर यहाँ तन्मेश की भौएं तन गई थी। अब देखना है कि तन्मेश का क्या जवाब होता है। एपिसोड 124। सृष्टि की बातें सुनकर तन्मेश की भौहें तन गई थी। उसने गुस्से में कहा, देखो अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही करने वाला हूँ। मुझे तुम जैसी बक बक करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तन्मेश की बात सुनकर सृष्टि का जैसे दिल टूट गया हो, पर वो अभी भी हार नहीं मानी थी। वो थोड़ा मायूस होकर बोली, अगर तुम्हें ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद तो मैं हमेशा गूंगी बनकर रहूंगी, पर प्लीज मैं प्यार करती हूँ तुमसे, मेरे प्यार का लाज रख लो। पर तन्मेश सीधा देखते हुए बोला, अच्छा होगा कि ये प्यार का बुखार तुम जल्दी उतार दो। सृष्टि को इतना बुरा लगा कि वो वहाँ अब नहीं रुकी और सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठकर रोते हुए बोली,
क्या कमी है, मैं मुझमें इतनी अच्छी दिखती हूँ, सब आता है, हर तरह से परफेक्ट हूँ, पर फिर भी वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। हार्टलेस इंसान, मैं अब कभी उससे बात नहीं करूँगी। फिर वो सोचते हुए बोली, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। किसी और ने उस पर डोरे डाले तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यहाँ तन्मेश रुचि और शिविन से बातें कर अपने घर चला गया। उसे बार बार सृष्टि की सारी बातें याद आ रही थी, कैसे उसने सब कुछ उसके लिए बनाया, उसका प्यारा चेहरा, उसके प्रोपोज करने का तरीका। लेकिन उसने अंदर से सब झटका और अपने होटल रूम में चला गया। चाह कर भी सृष्टि की बातें वो नहीं भुला पा रहा था। मुंबई में आराध्या, वृंदा, रीत, विशेष, ऋषि, अंश, सिद्धा, आंचू सब खाने की टेबल पर बैठे थे। यहाँ ऋषि सबको देख रहा था। वो रीत को चिमटी भर रहा। रीत को अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोला, क्या है ऋषि, शांति, खाना खाओ। ऋषि मून बनाते हुए बोला, भाई आप लास्ट हो। रीत थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, किस बात पर मैं लास्ट हूँ? ऋषि बोला, अभी तक आपने मुझे पॉकेट मनी नहीं दिया है। रीत को ऋषि पर गुस्सा आ रहा था। ये लड़का हर महीने सबसे पॉकेट मनी लेता है, पर वो सब ऋषि से प्यार करते थे, इसलिए वो सभी उसे हर चीज देते थे। रीत ने अपने पॉकेट से निकालकर कार्ड दे दिया और बोला कि जितने चाहिए उतने ले लेना। ऋषि ने रीत के गले में अपना हाथ डाल दिया और एक किस कर बोला, आप कितने अच्छे हो भाई, जल्दी से आप भी शादी कर लो और मुझे एक और भाभी मिल जाए और जल्दी से मेरी भी शादी हो। सिद्ध ने उसके सिर पर मारते हुए बोला, बेवकूफ, शांति से खाना खाओ। विशेष बोला, और नहीं तो क्या, ऋषि बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जल्दी से सब शादी करो और इस घर की लड़की को यहाँ से भगाओ। सबकी नज़र आंचू पर गई। वो चिढ़ते हुए बोली, अपना मुंह बंद करो वरना तोड़ दूंगी। वो सभी हंसी मजाक में बातें करते हुए खा रहे थे। तभी आराध्या के लिए कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और उसके चेहरे के रंग इतने काले हो गए कि अभी कोई उसके सामने होता तो वो उसे जान से मार डालता। इस वक्त रीत, जो आराध्या के सभी चीज की जानकारी रखता था, उसे पता चल गया था कि किसी ने देहरादून वाली फैक्ट्री में आग लगा दी है और आज होटल पूर्वा में जो बिजनेसमैन की पार्टी है, कोई उसमें आराध्या के खिलाफ कुछ करने वाला है। इसलिए वो तुरंत होटल के लिए निकल गया। आराध्या कमरे में आया। उसके थोड़ा पीछे वृंदा भी चल रही थी। उसे आराध्या से डर लग रहा था, इसलिए वो उसके काफी पीछे धीरे धीरे चल रही थी। आराध्या कमरे में आया। उसके पीछे वृंदा भी आई। वो जाकर एक साइड खड़ी हो गई। वो कब से आराध्या को देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि आराध्या जरूर उसे देख उसके पास आएगा, पर आराध्या ने मैसेज कर प्लेन को निकालने को बोल दिया था। आराध्या ने अपनी शर्ट पहनी और वहां से निकल गया। उसने एक बार भी वृंदा की ओर मुड़कर नहीं देखा। इस बात से वृंदा को बहुत बुरा लगा। आज इतने सालों में उसके आंखों से आंसू की बूंदें गिरी थी। वो आंसू आराध्या के लिए थी जो वहां से जा चुका था। आराध्या नीचे कार के पास गया। वहां विशेष आराध्या का वेट कर रहा था। दोनों वहां से निकल गए। वृंदा कमरे की बालकनी से आराध्या को देखा। अभी तो वो आराध्या की वजह से नॉर्मल हो रही थी, पर इस तरह बिना कुछ बोले आराध्या का उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। होटल में रीत पहले ही पहुंच गया था। वो काफी टेंस था। अगर कंपनी को कुछ होता तो सीधा आराध्या को नुकसान नहीं होता, उसमें उन सब की भी हार होती, क्योंकि ये कंपनी आरुष कबीर तन्मय विवेक राज ने अपने मेहनत से बड़ा किया था। भले ही सब कुछ आराध्या संभालता था, पर मुसीबत में सब लड़के एकजुट होकर अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचाते। सबको ये बात पता थी कि सीईओ आराध्या हो, पर वो कंपनी सबके नाम पर थी, जिसे आराध्या ने कभी नहीं बदला। रीत अंदर गया तो सब ने उसका स्वागत किया।
आखिर रीत या उसकी फैमिली में से कोई भी किसी पार्टी में नहीं जाते तो वो उसमें प्रॉफिट और ईमानदारी देख जाते। रीत ने भी सबको हंसते हुए ग्रिट किया। वो आते ही सब पर अपनी नज़र रखने लगा। दूसरी ओर होटल के पीछे एक लड़की काले गाउन में मैं अकेले खड़ी थी। उसकी शक्ल देख लग रहा था कि उसे इन पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गार्डन में टहल रही थी। वहाँ अंधेरे में उसे कुछ बातें सुनाई दी। वो सुनकर वो लड़की जल्दी से उस कोने में जाकर झाड़ियों में छुप गई थी। एक आदमी दूसरे आदमी को चिप देकर बोला, ये लो, इसे पार्टी के थिएटर में चलाना और हाँ, याद रहे इसे सोच समझ कर चलाना, क्योंकि वो रीत सिंघनिया यहाँ आ चुका है। उसकी नज़र खुद पर मत पड़ने देना, वरना वो तुम्हें जान से मार देगा। कुछ भी करके आराध्या खुराना को बर्बाद किया तो उसके साथ रीत विशेष सिद्ध सब बर्बाद होंगे। और यही सब एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हैं। वो आदमी जी सर बोलकर चिप ले लिया, पर वो चिप जेब में रखने से पहले नीचे गिर गया, जिसे दोनों आदमियों ने नहीं देखा और वो लड़की ने देख लिया था। उसे इत्र कंपनी और वहाँ के सीईओ और सभी के बारे में पढ़ा था। इतनी बड़ी हस्ती को इंडिया के सभी लोग जानते थे, इसलिए इस लड़की को भी कुछ कुछ पता था, क्योंकि फ्री टाइम में वो कभी कभी पेपर पढ़ती थी। वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए। वो लड़की जल्दी से वो चिप जाकर उठा ली और रीत को खोजने लगी। यहाँ रीत को अब काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जिस काम के लिए यहाँ आया था वो आदमी उसे अभी भी नहीं मिला, और यहाँ कुछ अमीर घर की लड़कियाँ कब से उसे आकर्षित करने के लिए न जाने क्या क्या पेटरे आजमा रही थी। वो जाकर शराब के काउंटर पर बैठ गया और एक के बाद एक बोतल चढ़ाए जा रहा था। वो शराब पी रहा था जब उसकी नज़र एक वेटर के कपड़ों में एक आदमी पर गई, जिसके माथे पर पसीना था। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। उस आदमी को देखकर रीत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने किसी को मैसेज किया और आराम से बैठकर शराब पीने लगा, पर वो अभी भी शो नहीं था, इसलिए वो सभी के ऊपर नज़र फेर रहा था। तब तक उसे नशा चढ़ चुका था जब उसके पास एक लड़की घबरा कर आई और बोली, हेलो सर, आपसे कुछ बात करनी है। रीत ने नशे में ही कहा, बोलो। उसे लगा वो लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह उसे अपना हुस्न दिखाने आई है। वहाँ शोर होने के कारण वो लड़की बोली, सर मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। रीत ने एक फीकी मुस्कान दी और बोला, ठीक है चलो। रीत जैसे खड़ा हुआ, उस लड़की ने तुरंत रीत को संभाल लिया। रीत ने उस लड़की को देखा जो बहुत टेंस थी, पर उसके आंखों में एक चमक थी। वो लड़की रीत को पकड़कर उसे संभालते हुए वहां से ले जाने लगी। अब तक रीत पूरे नशे में धुत था। उसके साथ क्या हो रहा था उसे पता ही नहीं चल रहा कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। दोनों एक कमरे में गए। उस लड़की ने रीत को संभालकर सोफे पर बिठा दिया और उसके सामने खड़ी होकर बोली, मिस्टर रीत, वो मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। उसने रीत को वो चिप देते हुए कहा, मैंने किसी को बात करते हुए सुना था कि वो आज की पार्टी में ये चलाने वाले थे, जिससे आपको और कंपनी को नुकसान था। रीत अब रिलैक्स हुआ। उसने वो चिप लिया और देखने लगा। रीत ने उस लड़की को देखा और खड़ा हुआ। अब उसकी हालत खराब हो रही थी। उस लड़की ने रीत को संभालकर बोली, सर संभालिए खुद को। रीत ने उस लड़की की कमर को पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया। वो लड़की इन सब के लिए तैयार नहीं थी। रीत ने उस लड़की को गले लगाकर उसके कान में लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए बोला, प्लीज। इतना बोल उसकी पकड़ और कस गई। वो लड़की रीत के ऐसा करने से सिहर गई। वो हकलाते हुए बोली, सर आप होश में नहीं है, प्लीज मुझे छोड़िए। रीत सांसें लेते हुए बोला, नहीं मुझे जरूरत है तुम्हारी। वो लड़की बहक रही थी।
उसने अपना हाथ पीछे कर रीत हाथ अपनी कमर से हटाया और उसे बेड पर बिठाकर बोली, आप बैठिए और आराम करिए, मैं चलती हूँ। वो लड़की दरवाजे तक गई। तभी उसे आवक आई कुछ गिरने की। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रीत टेबल से टकरा कर गिर गया था। वो लड़की दौड़कर रीत के पास गई और उसे खड़ा करने लगी। वो उसे अब बेड की तरफ ले जाने लगी, पर रीत ने उसे फिर पकड़ लिया और बोला, पहले बोलो कि तुम कहीं नहीं जा रही मुझे छोड़कर। वो लड़की इस हाल में रीत को नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रीत ने अब अपना कंट्रोल खो दिया था। रीत ने अपने होठ उस लड़की के होठ पर रख दिया और किस करने लगा। वो लड़की बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रीत पूरी तरह उस लड़की पर हावी हो रहा था। वो लड़की गुलाबी होठ आज पहली बार उसे किस किया था। रीत भी ये महसूस किया कि वो लड़की जो उस वक्त उसे किस कर रहा है वो बिल्कुल प्योर है। उस लड़की के अंदर से अच्छी और गुड वाइब्स आ रही थी। रीत उसे काफी पैशनेट किस करने लगा था। उस लड़की की सांसें अब उखड़ने लगी थी। वो रीत के सीने पर धक्का मार रही थी, पर रीत ने उस लड़की के दोनों हाथों को कसके पकड़ लिया था और अपने होठ उस लड़की से अलग कर नशे की खुमारी में देख रहा था। पर वो लड़की शर्म से अपना सिर झुकाए थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, पर रीत की हालत देख वो उसे नहीं छोड़कर जा पा रही थी। पता नहीं क्यों, पर वो रीत को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे डर था कि यहाँ रीत के दुश्मन है, वो उसका फायदा जरूर उठाएंगे, पर वो अपने अंदर कोई फीलिंग नहीं रखना चाहती थी। पर रीत का प्यार उसे उसके साथ ढलने पर मजबूर कर रहा था। रीत ने एक झटके में उस लड़की को पलट दिया और उसकी बेक की गाउन की जिप को देखने लगा और एक झटके में निकाल दिया। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आज के बाद उसे नहीं पता था कि वो लड़का जो उसके शरीर का हर हिस्सा देख रहा है, कल सुबह वो उसे अपनाएगा या नहीं। पर वो लड़की ने अब हार मान ली। रीत उसकी बेक को लगातार किस किए जा रहा था और अपने हाथ उसके पूरे शरीर पर फिरा रहा है। रीत ने झटके से उस लड़की का गाउन निकाल दिया और उसे अपनी गोद में लेकर बेड पर गया। उसे बेड पर छोड़कर रीत ने अपने कपड़े निकाल दिए और अब वो उस लड़की के ऊपर आ गया। रीत ने कमरे की एक लाइट भी ऑफ नहीं की। वो उस लड़की के हर अंग को देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। उस लड़की ने जब रीत की कद काठी देखी तो अपनी आंखें बंद कर ली। रीत ने उसकी ब्रास्ट को देखा और उसके एक ब्रास्ट पर अपना हाथ रख जैसे उसे मापने की कोशिश कर रहा हो। रीत ने उस लड़की के दोनों हाथों को ऊपर किया और तकिए में धंसाकर अपने होठ उसकी ब्रास्ट पर रख दिया, जिसे महसूस करके उस लड़की की सिसकियां निकल गई। रीत ने जब सुना तो वो और वाइल्ड हो गया। अब वो उसकी ब्रास्ट को काट लिया। उस लड़की की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। रीत ने अब अपनी पेंट और अंडरवियर भी निकाल दिया। जैसे वो एंटर हुआ, वो लड़की चिल्लाई। एक अशनीय दर्द से वो भर गई, आंखों से आंसू निकल गए, पर रीत को ये भड़काने के लिए काफी थे। वो एक झटके में उस लड़की के अंदर समा गया और रात के 3 बजे तक उस लड़की को वो दर्द सहन करना पड़ा। उसकी चीखें रीत ने नज़रअंदाज कर अपनी भूख और नशे को जब तक उसने शांत नहीं किया, वो नहीं रुका। दोनों रात को 3 बजे सो गए। अगली सुबह जब वो लड़की उठी तो वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। उसने अपने कपड़े देखे और जल्दी से उसे पहनकर बाथरूम चेक किया। उसने लगभग 30 मिनट तक रीत का वेट किया पर वहाँ कोई नहीं आया। वो लड़की जैसे जाने को हुई, उसे एक लेटर टेबल पर दिखा। उस लड़की ने वो लेटर लिया और उसमें पढ़ने लगी। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, पर कल की रात तुम्हारे लिए दिलचस्प होगी। तुमने मेरी हेल्प की मुझे वो चिप देकर और मैंने तुम्हें खुश किया। आई होप अब तुम मेरा पीछा नहीं करोगी।
और काउंटर पर तुम्हें 40 लाख मिल जाएगा। मैं जानता हूँ ये सब तुमने किस लिए किया। ओके बाय। उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और एक आंसू उसके आंखों से उस लेटर पर गिर गए। उसने तो बस उसकी मदद की थी और बदले में उसे क्या मिला? वो तो बस अपना सम्मान चाहती थी, पर बदले में उसे खुदगर्ज बना दिया गया। वो नीचे काउंटर पर जाकर पैसे ली। उसने सोच लिया था कि वो रीत से बात करेगी, पर वो सबसे पहले अपने घर गई। राजस्थान में जिस फ्लैट में तन्मेश रुका हुआ था, वहाँ हर सुविधा थी। जब तन्मेश नहाकर बाहर आया तो पूरे हॉल में खाने की खुशबू आ रही थी। उसने किचन में देखा तो ये सृष्टि थी जो किचन में कुछ पका रही थी। एपिसोड 125। तन्मेश गुस्से में सृष्टि के पास गया। सृष्टि तन्मेश को देख बोली, तुम आ गए, चलो मैं नाश्ता परोस देती हूँ। पर तन्मेश ने सब कुछ इग्नोर गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सृष्टि एक स्माइल देकर बोली, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने आई हूँ। देखो थोड़ा कोऑपरेट करो, धीरे धीरे तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। तन्मेश ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और लाकर बाहर खड़ा कर बोला, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं करना और मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि इन सब का कोई फायदा नहीं है। सृष्टि भी बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तक मेरे सब्र का बाड़ नहीं टूटता मैं तब तक तुमसे प्यार करूंगी। तन्मेश ने गुस्से में सृष्टि के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सृष्टि कुछ देर खड़ी रही, फिर वो वहां से चली गई। ऑफिस में आज आराध्य के ना होने से रीत ऑफिस आया था। वो केबिन में बैठा हुआ वही लड़की के बारे में सोच रहा था। वो कल की रात अभी तक नहीं भूला था। सब कुछ सोचकर रीत के अंदर एक मीठी सी लहर दौड़ गई। वो चाहकर भी उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। ऑफिस में एक लड़की आकर बोली, क्या मैं रीत सिंघनिया से मिल सकती हूँ? रिसेप्शन पर जो लड़की थी वो बोली, बैठिए मैं उनसे पूछती हूँ। उस लड़की ने हाँ कहा और वहां पर बैठ गई। सेक्रेटरी जाकर कैबिन में नोक की अंदर से आवाज आई, यस। वो सेक्रेटरी अंदर जाकर बोली, सर मधु भादुड़ी नाम की एक लड़की आपसे मिलने आई है। रीत को उस लड़की का नाम पता था, इसलिए वो बोला, उसे कह दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने बस हाँ कहा और वहां से चली गई। सेक्रेटरी मधु के पास आकर बोली, सॉरी मैम, सर आज ऑफिस नहीं आए। पर मधु को पता था उससे झूठ बोला जा रहा है। मधु ने एक लंबी सांसें ली और अपने बैग से वो चेक निकालकर सेक्रेटरी को देते हुए बोली, थैंक यू, पर क्या ये चेक आप अपने सर तक पहुंचा देंगी? सेक्रेटरी बोली, जी। मधु ने वो चेक सेक्रेटरी के हाथ में पकड़ा कर बोली, अपने सर से कहना मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ना मैं उन्हें परेशान करने आई हूँ। चलती हूँ। मधु वहां से निकल गई, पर रीत ऑफिस में बैठा कैमरा से मधु की सारी बातें सुन रहा था, पर वो बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद किया और टेक लगाकर आराम करने लगा। मधु अपने घर आ गई। उसके घर में बस उसके दादाजी थे। जिस पार्टी में मधु कल गई थी वो उसकी दोस्त ने उसे इनवाइट किया था। मधु के दादाजी की एक कैफे थी जिसे दोनों दादा पोती मिलकर चलाते थे। उनका घर मुंबई के शांत एरिया में था, जहां लोग आकर अपनी थकान दूर करने के लिए उस कैफे में आते थे। उनका घर 2 तल्ले का था। नीचे वो दोनों कैफे चलाते और ऊपर रहते थे, पर आज कैफे ऑफ था। मधु ऊपर गई, अपने कमरे में दरवाजा बंद करके अपने बेड पर गई और लेट गई। वो कुछ भी भूल नहीं पा रही थी, पर वो दोबारा रीत से कभी नहीं मिलना चाहती थी। जो इंसान रात को पूरी तरह अपना बनाकर सुबह होते ही उसके जिस्म की कीमत लगाकर चला गया हो, ये से इंसान से वो कभी नहीं मिलना चाहती थी। उसने ठान लिया था
रीत की वजह से वो अपना आने वाला कल खराब नहीं करेगी, इसलिए वो जैसी है वैसी ही रहेंगी। मधु कुछ देर में सो गई। विला में वृंदा कल रात से परेशान थी। उसके पास फोन तो था, पर उसने अभी तक उसे खोला तक नहीं था। वो कमरे बैठी थी, बाकी सब अपने काम में लगे हुए थे, इसलिए कोई भी घर में नहीं था। वृंदा काफी गुस्सा थी। वो आराध्य की आवाज सुनना चाहती थी, उसका प्यारा चाहती थी, पर कल बिना कुछ बताए आराध्य कहीं चला गया। देहरादून में आराध्य अपने काम में बिजी था। ये प्रोजेक्ट वो अपने मॉम डैड के लिए शुरू किया था, और किसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, इसलिए सब कुछ सुझाने में उसे कुछ वक्त लगने वाला था। दिन गुजर रहे थे, पर वृंदा और आराध्य की बात नहीं हुई। पर इस बीच वृंदा बाकी सबके साथ काफी कंफर्टेबल हो गई, सबसे ज्यादा ऋषि के साथ। दोनों मिलकर खाना बनाते, बर्तन धोते, कभी कभार मस्ती भी करते। पर इस बीच उसकी बात आराध्य से नहीं हुई। सृष्टि रोज एक बार तन्मेश से मिलने आती, पर तन्मेश का उसके प्रति बिहेवियर बार बार उसे वहां से निकलना। अब सृष्टि का विश्वास डगमगा रहा था, लेकिन तन्मेश को जैसे अब सृष्टि की आदत हो गई थी। पर वो चाहकर भी किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता था, इसलिए दिन पर दिन वो सृष्टि से और रूड हो रहा था। इस बीच मधु अपने कैफे में बिजी हो गई थी। उसने वो रीत के साथ बिताए पल अपनी दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था, पर वो रीत को भूली नहीं थी। यहाँ रीत अब तक कुछ नहीं भूला था। मधु का इस तरह उसका पीछा ना करना खल रहा था। उसे लगा था मधु सिर्फ ये से ही कह रही होगी, पर मधु ने दोबारा कभी रीत से मिलने की कोशिश नहीं की। पर रीत को वो रात जब भी याद आती, उसका शरीर गर्म हो जाता। मधु की खुशबू उसके सांसों में बस चुकी थी। वो चाहकर भी मधु को भूल नहीं पा रहा था। एक रात आराध्या होटल रूम में बैठा विशेष से कुछ काम के बारे में बातें कर रहा था। सब कुछ ठीक है, अब हम लोग मुंबई वापस जा सकते हैं। आराध्या को मुंबई की बात सुनकर वृंदा की याद आ गई। उसने कहा ठीक है, हम कल निकलेंगे। विशेष वहां से चला गया। आराध्या ने अपना फोन निकाला और वृंदा को लगा दिया। कुछ देर में ही वृंदा ने फोन उठा लिया। आराध्या बोला हेलो, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। वृंदा ने जवाब देने के लिए अपनी चूड़ियों को फोन पर बजाया, जिसे सुन आराध्या को काफी खुशी हुई। वो बोला सॉरी बेबी, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में होगी, इसलिए जब मैं आऊंगा तब। उसने फोन देखा तो फोन कट चुका था। आराध्या ने फिर कॉल किया, पर वृंदा ने कॉल नहीं उठाया। ये से कई बार कॉल करने पर भी वृंदा ने कॉल नहीं उठाया। परेशान होकर उसने फोन रख दिया। वृंदा कितने गुस्से में है, ये बात आराध्या को पता चल गई थी। अब बस कल का इंतजार था। राजस्थान में आज सृष्टि तन्मेश के घर नहीं आई थी, इस वजह से तन्मेश परेशान था। वो अकेला बैठा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं सृष्टि को कुछ हुआ तो नहीं, पर वो पूछे कैसे, यही ख्याल उसके मन में चल रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने कॉल करने की सोची। उसने शिविन को कॉल किया। 1-2 रिंग में ही शिविन ने कॉल उठा लिया था। शिविन ने जब हेलो कहा तो तन्मेश उसे ग्रिट करते हुए बोला, हेलो सर, मुझे काम के सिलसिले में आपसे बात करनी, तो क्या मैं वहां आ सकता हूँ? शिविन बोले, अरे बेटा, तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ, ये घर भी तुम्हारा है। तन्मेश ने फ़ोन रख दिया। वो सृष्टि को देखना चाहता था, बस इसलिए उसने काम का बहाना बनाया था। मुंबई शाम का वक्त। रीत ऑफिस में बैठा था। वो कुछ देर में वहां से निकलने वाला था, तभी केबिन का दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आते हुए बोला, यार ये आराध्य कब आएगा? उसके ना रहने पर कितना काम करना पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे मशीन बन गए हैं। रीत ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा,
कहा मैं एक सीक्रेट एजेंट और कहा ऑफिस का काम संभालना पड़ रहा है। सिद्ध ने कहा चल कोई शांत जगह जाकर कॉफी पीते हैं, मुझे एक जगह पता है, मैं वहाँ एक बार गया हूँ, चल चलते हैं। दोनों वहाँ से निकल गए। उनकी कार रुकी और दोनों कैफे में गए। जब तक वो सभी पहुँचे रात के 7 बज रहे थे। इस वक्त वो कैफे बंद हो जाती थी। ये कैफे किसी और की नहीं, मधु की कैफे थी। दोनों दादा पोती 7 बजे कैफे बंद कर देते और साथ में वक्त बिताते। कैफे पूरी खाली थी। एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर था। सिद्ध उन्हें देख बोला दादाजी कॉफी मिलेगी क्या? दादाजी जी बोले बेटा ये तो बंद करने का समय है, पर तुम दोनों बैठो मैं अभी लाता हूँ। सिद्ध और रीत वहाँ बैठ गए। पूरा कैफे खाली होने के कारण दोनों पीछे बैठ गए। तभी सिंध का फोन बजा। वो रीत को थोड़ी देर बोलकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद एक लड़की चिल्लाते हुए बोली दादू मैं आ गई। उस लड़की की आवाज़ इतनी तेज थी कि वो आवाज़ सुन रीत ने भी उस तरफ देखा, पर उसे देखते ही रीत अपनी नज़र एक पल भी उस लड़की से हटा नहीं पाया। वो अब तक मधु को भूला नहीं था। मधु दौड़ते हुए आई और जाकर दादाजी को हक कर बोली दादू आज आपको पता है हमारी बोनी कितनी अच्छी हुई है। आज हमें 20,000 के केक का ऑर्डर मिला है, इसे कल पहुंचना है। दादू खुश होकर बोले मैं कल ही बाजार जाकर सारे सामान ले आऊंगा। मधु बोली वो सब छोड़िए, बताइए आज आप क्या खाएंगे? अंडा बिरयानी कैसी रहेगी? दोनों दादा पोती ने हाई फाई किया और खाने को फाइनल किया। दादाजी कुछ सोचते हुए बोले तुम एक काम करो, यहाँ 2 कस्टमर है, उनके लिए कॉफ़ी तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। मधु ने हाँ कहा। दादू के जाने के बाद मधु कॉफ़ी बनाने लगी। रीत की नज़र मधु के हर मोमेंट पर थी। मधु ने कॉफ़ी तैयार कर रीत के पास ले गई। इस बीच उसका ध्यान सिर्फ कॉफ़ी पर बने दिल पर थी। उसने कॉफ़ी रीत के पास रख जैसे बोलने गई लीजिए सर आप। इतना बोलकर वो खामोश हो गई। रीत उसके हाव भाव देख रहा था। मधु ने सब पुरानी बातें झटकी और चेहरे पर एक स्माइल लाकर बोली सर आपकी कॉफ़ी रेडी है। इतना बोल वो वहाँ से जाने लगी। तब उसके कानों में रीत की आवाज़ आई कमाल है, मेरे दिए हुए पैसे कम नहीं थे, तुम चाहती तो एक होटल खरीद सकती थी, उसमें तुम्हें मेहनत नहीं लगती। पैसे कम पड़ते तो मेरे साथ एक और रात बिता लेती, इस बार दुगनी कीमत देता, पर 1 मिनट तुमने तो मेरे पहले ही पैसे वापस कर दिया। कितने लोगों के साथ ये करती हो? मधु को काफ़ी गुस्सा और अपनी बेइज्जती लगी, पर वो कभी भी अमीरों के मुंह नहीं लगती थी, इसलिए उसने सब इमोशन अपने अंदर दबा लिया और पलटकर एक स्माइल देकर बोली थैंक यू सर, आपके थॉट अच्छे थे, पर गलती इंसान एक बार ही करता है, बार बार नहीं। इतना बोल वो वहाँ से जैसे निकलने को हुई, तभी उसके पास दादू आकर बोले बेटा कुछ देर रुकते हैं, फिर साथ में चलते हैं। मधु ने भी हाँ कहा। कुछ देर में सिद्ध आया और दोनों कॉफ़ी पिए। रीत के मन में बहुत कुछ चल रहा था। एपिसोड 126। राजस्थान में तन्मेश शिविन के पहुंचा। रुचि ने उसे महल के हॉल में बैठाया, जहां से चारों तरफ का नज़ारा खुला और आकर्षक था। रुचि के जाने के बाद तन्मेश की नज़र चारों तरफ थी। वो बस एक बार सृष्टि को देखना चाहता था, पर काफ़ी देर हो गई, पर सृष्टि उसे कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ देर में वहाँ शिविन आ गया। दोनों अपने काम में लग गए, पर तन्मेश की नज़र सृष्टि को ही खोज रही थी। 2 घंटे बाद दोनों ने काम खत्म किया। तन्मेश जाने को बोला, पर शिविन उसे रोकते हुए बोला बेटा आज यहीं रुक जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। तन्मेश ने मना किया, पर शिविन और इस बार रुचि ने भी उसे रोका, इसलिए तन्मेश को रुकना पड़ा। रुचि शिविन तन्मेश खाना खाने के लिए गए, पर सृष्टि वहाँ पर भी नहीं आई। वो पूछना चाहता था,
पर वो अपने जज्बात बाहर नहीं ला पा रहा है। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की उसके दिल और दिमाग पर इस कदर छाई हो। सबने खाना खाया। रुचि ने तन्मेश को उसका कमरा दिखाया। रुचि बोली, बेटा सृष्टि का कमरा बाजू में ही है, तो कुछ भी जरूरत हो तो तुम उससे मांग लेना। वो अभी बाहर गई है, कुछ देर में आ जाएगी। तन्मेश ने हाँ कहा और आकर बेड पर बैठ गया। उसे पता चल गया था कि सृष्टि कहीं गई हुई है। ये सोचकर ही तन्मेश को गुस्सा आ रहा था। वो एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझी। फिर उसे ख्याल आया वो उसे क्यों बताएगी। वो चुपचाप अपने कपड़े बदलकर अपना चश्मा साइड टेबल पर रख दिया और लेट गया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। काफी देर बाद उसे एक पायल की आवाज सुनाई दी। वो इस आवाज को पहचानता था। वो उठा और अपना चश्मा लगाकर दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो ये सृष्टि थी, जो अपने कमरे में जा रही थी। तन्मेश से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सृष्टि का हाथ खींचकर अपने कमरे में कर दिया। सृष्टि इस अचानक हुए हमले से डर गई। वो जैसे चिल्लाने गई, तब तक उसके होठों पर दर्द हुआ। उसने आंखें खोली तो अपने सामने तन्मेश को देखकर सृष्टि खुश हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने होठ के दर्द को भूलकर अपने दोनों हाथ तन्मेश के गले में डाल दी। तन्मेश, जो सृष्टि को ना देख पाने की वजह से सुबह से परेशान था, वो अपना गुस्सा सृष्टि के होठों पर निकाल रहा था। पर जब उसने महसूस किया कि सृष्टि उसे किस कर रही है, तब उसने महसूस किया कि वो क्या कर रहा है। उसने फौरन सृष्टि को छोड़ दिया। सृष्टि ने देखा कि तन्मेश उससे अलग हुआ है, तो वो कुछ बोलती उससे पहले तन्मेश बोला, निकलो। ये सुनकर सृष्टि वही जम गई। वो तन्मेश को बोली, अभी तो तुम खुद मेरे पास आए थे और अब खुद ही दूर हो रहे हो। आखिर मैंने किया क्या है? बस तुमसे प्यार करती हूँ और बदले में भी तुमसे वही। वो इतना बोलती उससे पहले तन्मेश बोला, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, और ना करना चाहता हूँ। सृष्टि की आंखों में आंसू थे। उसे अब अपनी बेइज्जती और अपने प्यार का अपमान अच्छा नहीं लगा। वो वहां से चली गई। तन्मेश ने दरवाजा बंद किया। उसे काफी गिल्ट फील हो रहा था, पर वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आया। सृष्टि अपने कमरे आकर रोते रोते सो गई। मुंबई में रीत अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसे मधु का चेहरा याद आ रहा था। वो बेड पर करवट बदल रहा था, पर जैसे मधु ने उसका सुख चैन सब ले लिया था। इस वजह से उसने मधु को इतने कड़वे शब्द कहे थे। वो मधु को अपनी जिंदगी से निकलना भूलना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो मधु को याद करते हुए सो गया। अगली सुबह 5 बजे वृंदा अपने कमरे में सो रही थी। जब दरवाजा खुला और आराध्य कमरे में आया, उसने सोती हुई वृंदा को देखा। इस वक्त वृंदा बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देख आराध्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो वॉशरूम जाकर कपड़े बदला और आकर बेड पर लेट गया। आराध्य ने वृंदा को अपनी बाहों में लिया और सो गया। अगली सुबह वृंदा उठी तो उसे अपने कमर पर किसी का हाथ फील हुआ। उसने देखा तो ये आराध्य था, जो उसे पकड़कर सो रहा था। आराध्य को देखकर वृंदा के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, पर जल्दी ही वो मुस्कान चली गई। वो उठी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। आज वृंदा ने नीली साड़ी पहनी थी। वो आईने के सामने आई और अपने गीले बालों को पोंछकर साफ करने लगी, जिसके छिटे आराध्य के ऊपर गए। आराध्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो आईने के सामने वृंदा खड़ी थी। वृंदा इस वक्त नीले गुलाब जैसी लग रही थी। वृंदा के कंधे पर पानी की बूंदें किसी चमकीले हीरे की तरह लग रही थी। आराध्य उठकर वृंदा के पास जाकर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को खींच लिया और अपने सीने से सटा दिया। एक पल को तो वृंदा डर गई,
पर जब उसे एहसास हुआ कि ये आराध्या है तो उसका डर गुस्से में बदल गया। शायद ये भी आराध्या की वजह से है, जो डर के सिवा किसी पर गुस्सा हुई थी, वो भी हक से, और वो इंसान वृंदा को अपने ऊपर सारे हक दे रहा था। डर, प्यार, गुस्सा, सम्मान, अधिकार सब कुछ दे रहा था। वृंदा गुस्से में आईने में देखने लगी। आराध्या ने वृद्धा को कसकर पकड़ा था और अपना सर वृंदा के कंधे और गले के बीच फंसाए आराम से सो रहा था, पर वृंदा के गीले बालों ने उसे ज्यादा देर तक ऐसा करने नहीं दिया। आराध्या ने अपनी आंखें खोली और आईने में देखा। वृंदा को गुस्से में देख आराध्या भोला सा मुंह बनाकर हंसा, पर वृंदा वैसे ही गुस्से में खड़ा देख आराध्या चुप हो गया। वृंदा ने आराध्या का हाथ हटाया और नीचे चली गई। आराध्या उसके पीछे पीछे उसे पुकार रहा था, वृंदा सुनो तो, मेरे पास रुजन है, देखो इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार पक्का ऐसा नहीं करूंगा। दोनों नीचे आए, पर वृंदा चलते हुए किचन में जाने लगी। वही उसके पीछे आराध्या भी चल रहा था। सब हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। आराध्या को किचन में जाता देख अंश सिद्धा को बोला, यार शादी के बाद केवल आम इंसान नहीं बल्कि इंडिया के बिजनेसमैन भी गुलाम बन जाते हैं। उन दोनों की बात सुन वहां बैठे सब हंसने लगे। सबकी बात सुन आराध्या किचन में जाते हुए रुक गया। वो गुस्से में उन सब के पास आया और अपने जेब में हाथ डालते हुए बोला, तुम लोग कुछ ज्यादा ही फ्री हो। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम सबके लिए बहुत काम है। तुम सबके पास आधे घंटे है मेरे ऑफिस में पहुंचने के लिए, वरना आज रात का खाना तुम में से कोई नहीं खाएगा और रात गार्डन में कीड़ों के बीच बितानी पड़ेगी। उसकी बात सुन जल्दी से खड़े हुए वो सभी जैसे वहां से जाने लगे तो ऋषि सबको रोकते हुए बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, बल्कि आज हम सब बाहर जा रहे हैं। उसकी बात सुन रीत, सिद्धा, अंशु, अंश, विशेष रुक गए। वही आराध्या ऋषि को घूरने लगा तो ऋषि ने कहा, कल मैंने भाभी से प्रॉमिस किया था कि कल मैं उनका डर कम करने के लिए मेले में ले जाऊंगा, और वो तैयार हो गई। अब आराध्या भाई को जाना है तो जाए, मैं भाभी की बात नहीं टालने वाला। उसके कॉन्फिडेंस देखकर सब अपना थूक गटकते हुए वहां बैठकर बोले, हाँ हम भी चलेंगे। भले ही सब बोल रहे थे, पर वो ही जानते थे कि वो सभी कितना डरे हुए हैं। वृंदा खाना टेबल पर लगाने लगी। आराध्या को भी ये अच्छा आइडिया लगा। सब खाने बैठ गए, पर आज वृंदा आराध्या के पास ना बैठकर ऋषि के पास जाकर बैठ गई। आराध्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो ऋषि को मन ही मन कोस रहा था। कुछ और लोग भी मेले में आने वाले हैं। एपिसोड 127। खाना खाने के बाद सभी लोग मेले के लिए निकलने लगे। ऋषि पहले ही वृंदा के पास बैठ गया था, इसलिए आराध्या को दूसरी साइड बैठना पड़ा। आराध्या को गुस्सा इतना आ रहा था कि वो अभी ऋषि को गाड़ी से फेंक दे, पर वो था तो उसका भाई ही। दो बड़ी गाड़ियां मेले की ओर निकल गई और कुछ देर के सफर के बाद सब वहां पहुंच गए। वो सभी गाड़ी से उतर गए, सिवाय वृंदा के। वो इतने सारी भीड़ देखकर गाड़ी में ही बैठी रही। ऋषि बोला, भाभी चलिए, हम सब हैं ना, कुछ नहीं होगा। पर वृंदा अभी भी बैठी हुई थी। वृंदा बाहर देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। तभी ऋषि को साइड कर आराध्या वृंदा के पास आया और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, डरो मत, यहाँ हम सब हैं और मेले के चारों ओर मेरे आदमी है, घबराओ मत, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आराध्या इतने आराम से वृंदा को समझा रहा था कि वृंदा ने अपना हाथ धीरे धीरे आराध्या के हाथों में दिया। आराध्या ने वृंदा को बाहर निकाला। वृंदा ने कसके पकड़ लिया। आराध्या ने भी उसे अच्छे से पकड़ लिया। वो सभी मेले के अंदर जाने लगे। ऋषि और विशेष एक साथ चल रहे थे, वही सिद्धा, रीत और आंशु एक साथ चल रहे थे।
वृंदा आराध्य दोनों पीछे थे। वृंदा सब कुछ ध्यान से देख रही थी। ऐसा मेला हरिद्वार में भी होता था, पर वो कभी नहीं गई। वो सभी आकर रोलर कोस्टर के पास रुके। वृंदा को देख आराध्य को पता चल गया कि वृंदा को इसमें बैठना है, पर वो क्या करे, उसे तो रोलर कोस्टर पर बैठने से ही उल्टी आती थी। एक एक कर सब बैठने लगे। वृंदा ने आराध्य का हाथ हिलाया तो आराध्य ने वृंदा की ओर देखा तो वृंदा ने रोलर कोस्टर की ओर इशारा किया। आराध्य की अंदर से फटी पड़ी थी। उसने एक झूठी मुस्कान दी और दोनों उसमें जाकर बैठ गए। सिवाय रीत के उसको एक कॉल आ गया था, इसलिए वो बात करते हुए थोड़ा आगे निकल गया। वो बात कर ही रहा था जब उसकी नज़र मधु पर गई। उसके आसपास बच्चे खड़े थे। वही मधु सबको कॉटन कैंडी बनाकर दे रही थी। रीत के फ़ोन से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी, पर रीत की नज़र मधु पर गड़ी हुई थी। जब रीत को एहसास हुआ कि फ़ोन चालू है, उसने फ़ोन पर बोला बाद में बात करते हैं। इतना बोल उसने कॉल काट दिया। वो अब अपने जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ और मधु को देखने लगा। मधु ने सारे बच्चों को कैंडी देने के बाद अपने लिए 2 कैंडी बनाई और कैंडी वाले को पैसे देकर जाने लगी। मधु एक कैंडी लेकर खा रही थी और एक हाथ में ली थी। रीत भी उसके पीछे जाने लगा। मधु अपनी कैंडी खाते हुए जा रही थी। तब कोई लड़का दौड़ते हुए आया और मधु के हाथ से दूसरी कैंडी ले लिया और लड़का मधु की ही उम्र का था। मधु ने जब एक कैंडी उसे लेता देख उसके हाथ से छीनने लगी। इसी छीना झपटी में दोनों कैंडी नीचे गिर गई। मधु शौक में दोनों कैंडी को देख रही थी और फिर उस लड़के को देखा जो अपने कदम पीछे ले रहा था। मधु गुस्से में थी और फिर जोर जोर से रोने लगी। उसे किसी बच्चे जैसा रोते देख वो लड़का जल्दी से जाकर उसके लिए 4 कॉटन कैंडी ले आया, जिसे देख मधु ने सब उससे ले लिया और वो दोनों जाने लगे। रीत जो कब से मधु को देख रहा था, उसे इतना तो पता चल गया था कि मधु बहुत जिद्दी है और साथ में ये भी इमेजिन करने लगा कि जब वो रीत से ही ये सारी जिद करेगी और वो उसकी हर जिद पूरी करेगा। ये सोचकर ही रीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसे अभी ध्यान आया कि मधु किसी लड़के के साथ थी। ये सोचकर ही रीत को गुस्सा आ रहा था। उसने किसी को कॉल किया और बोला, एक लड़की है, उसे मेरे फ्लैट पर लेकर आओ, फोटो तुम्हें मिल जाएगी। सामने से आदमी बोला, जी सर। रीत फिर से बाकी सब के पास आ गया। सब रोलर कोस्टर से नीचे आ चुके थे। आराध्य का तो सर घूम रहा था। वही वृंदा बिल्कुल नॉर्मल थी। आराध्य खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वृंदा ने आराध्य का हाथ पकड़ ली और उसे इशारा कर आइसक्रीम के स्टॉल पर चलने को बोली। आराध्य वृंदा की मांग सुनकर सब कुछ भूल गया और सब आइसक्रीम के ठेले पर पहुंचे और अपनी पसंद का आइसक्रीम ऑर्डर कर खाने लगे। तभी आराध्य का फ़ोन बजा। वो वृंदा को बोला, तुम खाओ, 1 मिनट में बात करके आता हूँ। वृंदा ने हाँ कहा। सब अपनी आइसक्रीम खाने बिजी थे। वृंदा पूरे मेले को देख रही थी। तभी उसकी नज़र उसे घूरते हुए एक आदमी पर गई। उसे देखते ही वृंदा के हाथ से आइसक्रीम गिर गई। वो आदमी वृंदा को देख किसी को कॉल करके बोला, सर वो लड़की मिल गई। वो लड़की मुंबई में है। कुछ बात करने के बाद वो आदमी वृंदा को देखने लगा। वृंदा के आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। तब तक अंश उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, आप ठीक है ना? अंश को देखकर वृंदा जल्दी से अंश के गले लग गई। अंश समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो वृंदा के सर पर हाथ फेर कर बोला, अब ठीक है, मैं देखता हूँ। तब तक वहाँ आराध्य आ गया। वो वृंदा को इतना डरा हुआ देख बोला, वृंदा क्या हुआ तुम्हें? आराध्य की आवाज़ सुनकर वृंदा ने आराध्य को देखा
और अंश से अलग होकर आराध्या के सीने में अपना सिर छुपा ली। तब तक वहां पर सब इकट्ठा हो गए और वृंदा को डरा हुआ देख सब वहां से निकलने लगे। आराध्या वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया और वृंदा ने अपना मुंह आराध्या के सीने में छिपा लिया। एपिसोड 128। सब लोग घर पहुंच गए। इस बीच वृंदा ने आराध्या को नहीं छोड़ा। आराध्या भी उसे अपनी गोद में लेकर अंदर गया। उसने वृंदा को बेड पर बैठा दिया। वृंदा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी कपकाहट आराध्या महसूस कर सकता था। वृंदा के पीछे बाकी सब लोग भी आराध्या के कमरे में खड़े थे। आराध्या वृंदा को अपने सीने से लगाए हुए था। वो पूछ रहा था, वृंदा कौन किसको देखा तुमने? आज जैसे वृंदा बोलना चाह रही हो। वो आराध्या को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो ये बात बोलना चाहती थी और शायद इसलिए आज वृंदा आराध्या से बात करना चाहती थी। वृंदा आराध्या के सीने लगे हुए बोलने की कोशिश करते हुए बोली, हम नहीं जाना चाहते वहाँ। वृंदा का बोलना ही था कि सब उसे देखने लगे। आराध्या ने वृंदा को खुद से अलग किया और उसे देखने लगा। आज आराध्या के चेहरे पर खुशी थी। उसने कसके वृंदा को गले लगा लिया और बोला, कोई नहीं ले जा सकता तुम्हें, हम सब है ना। विशेष बोला, हाँ आराध्या कुछ नहीं कर सकता, पर मैं हूं ना, ये इतनी बॉडी मैंने धूप में नहीं बनाई। मैं हूं ना, कोई हाथ तो लगाकर बताएं। विशेष की बात सुन ऋषि कहाँ चुप रहने वाला था। वो भी बोला, हाँ भाभी मैं हूं ना, मैं भी आपको बचाऊंगा। विशेष भाई इस घर के बॉडीगार्ड है। वो हम सबको बचाते हैं। आराध्या भाई उन्हें पगार भी देते हैं, तो आप डरिए मत। इस घर में एक मुस्टंडा है। ऋषि की बात सब हंसने लगे। वही विशेष उसे घूर कर देख रहा था। वृंदा जो अब तक रो रही थी, वो भी हंसने लगी। उसकी खुशी देखकर सब खुश थे। रीत बोला, आप चिंता मत करे, कोई भी आपको छू नहीं सकता सिवाय आराध्या के। पहले तो सब रीत की बात सुन रहे थे। जब सबको इसका मतलब पता चला, सब उन दोनों को चिढ़ने लगे। आराध्या ने उन सबको देखा और वृंदा को देखा जो कंफ्यूज सी सबको देख रही थी। आराध्या बोला, सब अपने कमरे में जाओ। उसकी बात सुन सब हंसते हुए वहां से चले गए। वृंदा आराध्या को देख रही थी। आराध्या बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें उनकी बातें समझ नहीं आई। वृंदा ने अपना सर ना में हिला दिया और धीरे से बोली, पर वो सभी हमारा मजाक उड़ा रहे थे क्या? आराध्या को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, वो इतनी भोली कैसे हो सकती हैं? आराध्या बोला, कुछ नहीं, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे थे। और तुम थोड़ा आराम करो, उसके बाद मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा। अब तो तुम बोलने भी लगी हो। आराध्या ने वृंदा को सुला कर उसके बालों को सहलाने लगा। वृंदा ने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ आराध्या के ऊपर रखकर अपनी आंखें खोलकर धीरे से बोली, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें वहां फिर से नहीं जाना। वो सभी हमें मारेंगे। वृंदा की एक एक बात आराध्या के कलेजे को चीर रही थी। वो उसके गालों को सहलाते हुए बोला, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगा। मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वृंदा को आराध्या की बात सुन चैन मिला। उसने अपनी आंखें बंद की और सो गई। आराध्या भी वृंदा के साथ ही सो गया। दूसरी ओर मधु जब मेले से घर पहुंचने वाली थी, उसे कुछ लोग पकड़कर एक घर में ले आए थे। मधु की आंखों पर पट्टी थी। बेहोश होने के कारण उसे कुछ होश नहीं था। वहाँ रीत के पास कॉल आया कि वो लड़की आ चुकी है। इतना सुना था कि रीत तुरंत वहाँ से निकल गया। यहाँ सुबह होते ही तन्मेश अपने फ्लैट पर आ गया था। उसने अपना सामान पैक किया और प्लेन तैयार करने को बोलकर एयरपोर्ट पर आ गया। उसने रुचि और शिविन को सुबह ही बता दिया कि वो आज मुंबई के लिए निकल जाएगा। सृष्टि को भी अब तक खबर मिल गई थी। वो रो रही थी।
पर उसने भी खुद से वादा कर लिया कि वो तन्मेश को परेशान नहीं करेगी, इसलिए वो उसे दूर से एक बार देखना चाहती थी। इसलिए वो एयरपोर्ट पर गई। वो वहां पर तन्मेश को देखने के लिए रुकी थी। जब तन्मेश की कार आते हुई रुकी तो कुछ ही दूरी पर सृष्टि खड़ी थी। तन्मेश कार से बाहर निकला और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा, पर अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसे सृष्टि की झलक दिखी। उसने उस ओर देखा तो सृष्टि कुछ दूरी पर खड़ी उसे ही देख रही थी। तन्मेश को लगा कि वो उसके पास आएगी, पर सृष्टि वही खड़ी रही। तन्मेश अब अंदर जाने लगा तो तभी उसने नोटिस किया कि सृष्टि वही खड़ी है। ये देख तन्मेश गुस्से में चला गया। यहाँ सृष्टि जो कब से अपने आंसू रोक रखे थे, अब वो रो रही थी। कितना कुछ अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोच ली थी। वो जब से तन्मेश को देखी थी, तब से उसने खुद को तन्मेश को सौंप दिया था। वो रोते हुए अपने कार में बैठी और चली गई। यहाँ तन्मेश सोच में था। उसे लगा कि सृष्टि उसे रोकेगी, पर वो उसके पास तक नहीं आई। यही सोचकर ही उसका जी घबरा रहा था, कहीं वो उसे छोड़ने वाली तो नहीं। यही सोचते हुए प्लेन आसमान में उड़ा। तन्मेश ने अपनी आंखें बंद की और उसे सृष्टि का वो प्यारा चेहरा दिखा, जो हमेशा उसे खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करती थी। आज तन्मेश उसे छोड़कर जा रहा था। तन्मेश ने कभी खुद को इतना कमज़ोर होते नहीं देखा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सीट पर टेक लगा लिया। वो खुद से ही लड़ रहा था। रीत के फ्लैट पर मधु बेहोश थी। काफी देर बाद उसे धीरे धीरे होश आने लगा। उसने ऊपर दीवार की सीलिंग को देखा और जल्दी से उठी। ये मेरा कमरा नहीं है, मधु ने सोचा, और फिर उसे ध्यान आया कि वो तो मेले से घर आ रही थी, तब किडनैप हो गई। वो जल्दी से खड़ी होकर दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोलने लगी, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे पीछे से आवाज आई, मेरे मर्जी के बिना तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। ये आवाज सुनते ही मधु ने आवाज का पीछा करते हुए उस ओर देखी और उस इंसान का चेहरा देख वो गुस्से में आग बबूला हो गई। वहाँ कोई और नहीं रीत था। मधु ने गुस्से में पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? सब कुछ तो अपना तुम्हें सौंप दिया, उसके बाद भी बस तुमने बेइज्जत किया। मैं चुप रही। मेरे जिस्म का मेरे रूह का सौदा तुमने पैसों में कर दिया। तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस कर दिया। और क्या चाहते हो तुम? रीत मधु की बात सुन चुप रहा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये से क्यों बिहेव कर रहा था। क्यों वो मधु को किसी और के साथ देखकर यहाँ उठवा लिया था। अब उसे समझ में आया वो क्या कर रहा है। उसने गुस्से में दीवार पर एक मुक्का मारा, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगा। ये देखकर मधु जल्दी से जाकर रीत का हाथ पकड़ ली और बोली, बेवकूफ़ इंसान, अपना दिमाग क्या गद्दे को बांट कर आए हो? तुम्हें इतना शौक है खुद को मारने का तो इस पे नमक छिड़क लो। कोई नहीं, ये काम मैं ही कर देती हूँ। मधु ने रीत का हाथ पकड़कर उसके जख्मों को दबा दिया, जिससे रीत को काफी तेज दर्द हुआ। वो चिल्लाकर बोला, तुम पागल हो, दर्द हो रहा है। उसके ऐसा बोलने पर मधु घूर कर रीत को देखने लगी। रीत मधु को गुस्से में देख चुप हो गया। मधु रीत को सोफे पर बैठा दिया और बोली, तुम्हारे पास रुमाल है क्या? रीत बोला, तुम्हारे पास दुपट्टा होगा ना? मधु उसके बात पर गुस्से में बोली, मैंने जीन्स टॉप पहना हुआ है। रीत ने देखा और बोला, अच्छा ठीक है। उसने अपने पॉकेट में से रुमाल निकाल कर दिया और बैठ गया। मधु ने रुमाल लेकर रीत के जख्मों पर बांध दिया। एपिसोड 129। यहाँ वृंदा जब सोकर उठी तो उसके सामने आराध्या का प्यारा सा चेहरा आ गया। उसने आराध्या के गालों को अपने हाथों से पकड़ा और सहलाने लगी। वृंदा ने आराध्या के गालों पर किस कर जैसे जाने को मुड़ी।
आराध्य ने वृंदा का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने पर खींच लिया। वृंदा आराध्य के सीने पर थी। उसने अपना चेहरा उठाकर आराध्य को देखा जो मुस्कुरा रहा था। आराध्य बोला, सोते हुए मेरा फायदा उठाकर भाग रही हो? वृंदा ने बिल्कुल भोला चेहरा बनाकर बोली, हम क्यों आपका फायदा उठाएंगे? वृंदा की बातें सुन ऐसा लग रहा था उसकी बात में कितनी मिठास है। आराध्य ने अपना एक हाथ वृंदा की कमर से ऊपर लाते हुए उसके ब्लाउज की डोरी के पास आ गया। अपनी कमर पर आराध्य के हाथों को फिलकर वृंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्य ने धीरे से वृंदा की डोरी खोल दी। एक झटके में उसने वृंदा को बेड पर दबाकर खुद उसके ऊपर आ गया। आराध्य ने वृंदा के होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे किस करने लगा। वृंदा को किस करते हुए आराध्य ने उसके ब्लाउज को वृंदा के शोल्डर से नीचे सरका दिया। जब वृंदा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आराध्य वृंदा के होठों को रेस्ट देते हुए वृंदा की गर्दन पर आ गया। आराध्य पूरी तरह बेकाबू हो गया था। वो वृंदा के हर हिस्से को पाना चाहता था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से आराध्य ने जल्दी से चादर खींचकर वृंदा को कवर कर खड़ा हो गया। दरवाजे पर ऋषि था, जो कभी भी दरवाज़ा नोक नहीं करता था। वो किसी के भी कमरे में घुस जाता था। ऋषि ने जब वृंदा को देखा तो वो चादर ओढ़ के सो रही थी, या ये कहे नाटक कर रही थी। वही आराध्य ऋषि को इतनी तेज नज़रों से घूर रहा था जैसे वो अभी ऋषि को कहीं जंगल में डाल देगा। ऋषि को समझ नहीं आया कि आराध्य क्यों उसे इतने गुस्से में घूर रहा है, पर उसने ध्यान दिया तो आराध्य के बाल पूरे बिखरे हुए थे। आराध्य के होठों पर वृंदा की लिपस्टिक देख ऋषि समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। वो हकलाते हुए बोला, भाई मेरी गलती नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि कुछ भी करने से पहले दरवाज़ा लॉक कर लेना चाहिए। पर आराध्य अभी भी ऋषि को घूर रहा था। ऋषि अपने दांत दिखाते हुए बोला, अच्छा भाई मैं चलता हूँ, पर ये बताने आया था कि तन्मेश भाई आ गए हैं। इतना बोल ऋषि ने दरवाज़ा बंद किया और भाग गया। आराध्य ने लंबी सांस लेकर छोड़ी और वृंदा को देखा जो अभी भी कसकर अपनी आंखें बंद की थी। आराध्य उसे इतना डरा हुआ देख उसके पास गया और बोला, चलो तैयार हो जाओ, फिर खाना खाने चलते हैं। अब वृंदा को आराध्य के सामने भी शर्म आ रही थी। उसने चादर को कसकर पकड़ी और बोली, नहीं पहले आप यहाँ से जाइए। आराध्य उसे छेड़ते हुए बोला, अभी तो मैंने सब देखा और तुम शर्मा क्यों रही हो? वृंदा ने चादर से खुद को पूरी तरह कवर कर लिया। वो बोली, जाए ना, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। आराध्य बोला, ठीक है मैं जाता हूँ, पर सिर्फ इस बार अगली मैं दरवाज़ा लॉक कर दूंगा, फिर तुम मुझसे कैसे बचाएगी? इतना बोलकर आराध्य कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। वृंदा ने धीरे से अपनी चादर नीचे की ओर पूरा कमरा देख तो शांति थी। वृंदा जल्दी से उठकर वॉशरूम गई और फ्रेश हुई। वृंदा को अभी भी शर्म आ रही थी। वो कैसे आराध्य को फेस करेगी? आराध्य नीचे आया तो सब तन्मेश के साथ बैठे थे। आराध्य सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वही विशेष घर के बाहर से अंदर आते हुए बोला, ब्रो तू आ गया, थैंक गॉड, अब आराध्य का काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। तन्मेश उसे देख बोला, कैसा है तू? विशेष बोला, ब्रो मैं ठीक हूँ, बस तुझे देख ऐसा लग रहा तू कुछ बदल गया है। क्या बात है? कहीं मेरे लिए 5 मिनट बड़ी भाभी तो नहीं लाने वाले? तन्मेश उसकी बात सुन सृष्टि को अपने सामने खड़ा महसूस करने लगा, पर पीछे से आराध्य उससे बोला, शायद विशेष ठीक बोल रहा है, इसे प्यार तो नहीं हो गया? तन्मेश होश में आते हुए बड़बड़ाया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है और मैं कभी किसी से प्यार नहीं करने वाला। उसकी बात को टोककर ऋषि बोला, तन्मेश भाई, आराध्या भाई ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, पर अब ये सिंगल लोंडा
शादीशुदा है। जल्दी जल्दी से सब शादी करो। उसके बाद मुझे भी शादी करनी है और 4 बच्चे चाहिए। तुम सब की वजह से मैं अभी तक वर्जन हूँ। हाँ ठीक है, पहले तू ही शादी कर ले। उसकी बात का जवाब अंश ने दिया। आराध्य दोनों को रोककर बोला, चुप हो जाओ, और तन्मेश की ओर देख बोला। तन्मेश, डील फाइनल हो गई। तन्मेश भी हाँ बोला। आराध्य अंश को देख बोला, अगली बारी तुम्हारी है। कल रात को तुम्हें विन क्लब जाना है ताकि दूसरी डील भी फाइनल हो सके। अंश ने हाँ कहा। तन्मेश आराम करने का बोलकर अपने कमरे में चला गया। वो जब से यहाँ आया था तब से उसे सृष्टि की याद कुछ ज्यादा ही आने लगी थी। वो सृष्टि को देखने के लिए तड़प रहा था, उसे सुनना चाहता था, पर वो कैसे उस लड़की के पीछे खुद को बर्बाद कर ले। वो ऐसा नहीं बनाना चाहता था। वो किसी लड़की के पीछे इतना कैसे पागल हो सकता था। आज तक उसने ऐसा नहीं किया, तो अब क्या हो रहा है उसे। वो यही सोच रहा था। तन्मेश कुछ देर रेस्ट कर फ्रेश होकर नीचे गया और सबके साथ खाने के लिए बैठ गया। आराध्य सीढ़ियों पर देख रहा था कि वृंदा अब तक नहीं आई। तभी वृंदा नीचे आते हुए दिखी। उसने अपना सिर झुका रखा था। शायद वो आराध्य से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आराध्य के चेहरे पर शरारत थी। एपिसोड 130। वृंदा आकर सबके साथ खाने की टेबल पर बैठ गई। तन्मेश काफी दिनों बाद वृंदा से मिल रहा था। वो वृंदा को देख बोला, अब आप कैसी है। वृंदा ने नजर उठाकर तन्मेश को देखा और हल्का मुस्कुराकर बोली, हम ठीक है। तन्मेश ने गौर किया, जब वृंदा यहाँ आई थी वो बोलती भी नहीं थी, और आज वो बोल रही है और उसकी बोली भाषा बिल्कुल राधा और मयूरी जैसी थी। तन्मेश सबके साथ खाना शुरू किया, पर वृंदा का चेहरा परेशान था। वो उल्टे हाथ से खाना खाने की कोशिश कर रही थी। नीचे से आराध्य ने वृंदा का हाथ पकड़ लिया था, जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंश की नज़र वृंदा पर गई, जो उल्टे हाथ से खाने की कोशिश कर रही थी। उसे देख वंश वृंदा को बोला, आपको कुछ हुआ है क्या? आप उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रही है? दाहिने हाथ में चोट आई है। आराध्य को वृंदा की हालत पर हंसी आ रही थी, पर अगले पल उसे ही शोक लगने वाला था। वृंदा अंश की बात का जवाब देते हुए बोली, हमारे हाथ में कुछ नहीं हुआ। वो तो ये हमारा हाथ पकड़ रखे हैं। हम कब से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये छोड़ नहीं रहे। वृंदा की बात सुन सब टेबल के नीचे देखे तो आराध्य ने हड़बड़ाकर वृंदा का हाथ छोड़ दिया। वृंदा भोला सा चेहरा लेकर आराध्य को देख रही थी, पर आराध्य वृंदा गुस्से में घूर रहा था। वृंदा को समझ नहीं आया कि आराध्य उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। उसने तो सबको सच ही बताया। सब वृंदा के भोलेपन पर हंस रहे थे। कितनी सुंदर और क्यूट है। वृंदा उससे भी बढ़कर उसका भोलापन जो हर चीज समझने में नाकाम रहती हैं। आराध्य टेबल से खड़ा हुआ और बोला, मैंने खाना खा लिया, मैं सोने जा रहा हूँ। वो वहां से भाग गया। सब आराध्य को देख हंस रहे थे। वृंदा कभी सबको देखती तो कभी जाते हुए आराध्य को। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सब हंस क्यों रहे हैं। वो भी खड़ी हुई और धीरे से बोली, हम खा लिए। इतना बोल वो जल्दी से ऊपर भाग गई। अब सब लोग खुलकर हंस रहे थे। वृंदा को देखकर तन्मेश को सृष्टि की याद आ गई। आराध्य के कमरे में जब वृंदा कमरे में आई तो उसे आराध्य कहीं नहीं दिखा। वो उसे बाथरूम भी चेक किया, वहां पर भी आराध्य नहीं था। वृंदा अब परेशान हो रही थी, पर जैसे ही उसकी नज़र बालकनी में गई वो खुश हो गई। वो जल्दी से भागकर आराध्य को पीछे से हक कर ली और बोली, हम आपको कितना खोज रहे थे। यहाँ आराध्य वृंदा का गले लिपटना काफी अच्छा लगा, पर वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए
वृंदा का हाथ अपने पेट से हटाकर वृंदा की ओर मुड़कर बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं कहा हूँ कहा नहीं। तुम मग्न रहो अपनी बेवकूफ़ी में। इतना बोलकर वो कमरे में आ गया। आराध्य को वृंदा का रिएक्शन देख मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। वृंदा भी आराध्य के पीछे कमरे आई। उसने देखा कि आराध्य कोई फाइल पढ़ रहा। वृंदा बेड पर गई और आराध्य का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए बोली, अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे थे? हमें कुछ समझ नहीं आया। आराध्य बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? तुम्हें पता है, इससे अच्छा तो मैं अपने कॉलेज की किसी लड़की से शादी करता, कितने अच्छे से हम दोनों रहते। वो मुझे समझती और मैं उसे, पर अब क्या करे, किस्मत ही खराब है। आराध्य ने ये सब बस मजाक में कहा था, वृंदा को जलाने के लिए। लेकिन आराध्य की बात सुन वृंदा को दिल पर लगा। वो बिल्कुल आराध्य के बिना नहीं रह सकती। पर आराध्य अब उसे पहले की तरह नहीं चाहता। जैसे सब उसे छोड़ दिए वैसे एक दिन आराध्य भी उसे छोड़ देगा। ये सोचकर वृंदा का दिल थम सा गया था। उसने आराध्य का हाथ छोड़ दिया और वहां से उठकर अपना नाइट सूट निकालकर फ्रेश होने चली गई। वृंदा को ये से चुप देख आराध्य एक बार को परेशान हुआ, पर वो मन में बोला वो फ्रेश होने गई है। ये सोचकर आराध्य अपनी फाइल पढ़ने लगा। जब वृंदा फ्रेश होकर आई तो बेड पर किनारे होकर लेट गई। उसने एक बार भी आराध्य को नहीं देखा। आराध्य ने देखा कि वृंदा ने अपने साइड की लैंप को बंद कर सो रही है, पर उसे पता था वृंदा जग रही है। उसने फाइल साइड टेबल पर रखी और अपने साइड का लैंप बंद किया और लेट गया। अब कमरे में अंधेरा था, बस हल्की चांद की रोशनी में सब हल्का दिख रहा था। आराध्य ने वृंदा की कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचा। वृंदा के हाथ अपने आप आराध्य के सीने पर आ गए। आराध्य ने वृंदा का चेहरा सहलाया तो उसे उसके आंखों के पास नमी महसूस हुई। आराध्य वृंदा के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम रो रही थी? वृंदा ना मैं सर हिला दिया। आराध्य वृंदा के आंखों के पास अपने होठ रख दिए और उसे हल्का सा किस किया और बोला, मैं मजाक कर रहा था। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहोगी तब भी नहीं। आराध्य यूं मनाता देख वृंदा अब रोकी नहीं और आराध्य के सीने से लग रोने लगी और शिकायत करते हुए बोली, आप दोबारा ऐसा मजाक मत करना। हमें नहीं रहना आपके बिना। अगर आपने हमें छोड़ा तो हम मर जाएंगे। आराध्य वृंदा के होठों पर अपनी उंगली रख बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें अभी सबसे ताकतवर बनना है। नहीं, हमें कोई ताकत नहीं चाहिए। आप साथ रहेंगे तो सबसे बड़ी ताकत आप है। वृंदा अब सिसकियां ले रही थी। आराध्य ने वृंदा कसके खुद से सटा रखा था और उसके आंसू पोंछकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर में वृंदा सो गई थी और आराध्य भी उसे कसके पकड़कर सो रही थी। रीत के फ्लैट में मधु ने रीत की पट्टी कर दी थी, पर वो अभी तक रीत से कोई बात नहीं की। इस बीच रीत भी कुछ काम से बाहर चला गया था, पर मधु यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। जब रीत आया तो मधु किचन में खड़ी कुछ बना रही थी। रीत उसे देख किचन की ओर गया और बोला, मुझे तो लगा तुम भाग गई होगी। उसकी बात का जवाब देते हुए मधु बोली, मुझे भागने की आदत नहीं है और ना मैं कभी ऐसा करना पसंद करती हूँ। ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। रीत को समझ गया कि मधु उसे उस दिन का ताना दे रही थी। वो कैसे पूरी रात बिताने के बाद उसे अकेला छोड़कर चला गया था। बात करते हुए मधु ने 2 बाउल नूडल तैयार कर उसे टेबल पर लगा दी और रीत को देख बोली, तुम्हें खाना है तो खा सकते हो, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। रीत भी आकर टेबल पर बैठ गया। मधु खाना खाते हुए बोली, मैं चाहूंगी कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। वहाँ मेरे दादू मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे।
रीत कुछ नहीं बोला, उसे वैसे भी भूख लगी थी। वो नूडल खाने में मस्त था। जब दोनों ने खाना खत्म किया तो रीत बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर में मधु का घर आ गया। मधु कार से उतरकर जाने लगी। उसने मुड़कर एक बार भी रीत को नहीं देखा। रीत तब तक वहां खड़ा रहा जब तक मधु वहां से ओझल नहीं हो गई। वो चाहता तो मधु को नहीं छोड़ता, पर उसके संस्कार किसी लड़की को कैद करने की इजाजत नहीं देते। वो वहां से निकल गया। यहाँ राजस्थान में सृष्टि अपने कमरे में परेशान सी टहल रही थी। वो जानना चाहती थी कि तन्मेश सही सलामत मुंबई पहुंच गया। उसके पास तन्मेश का नंबर था, पर उसे डर लग रहा था कहीं तन्मेश उससे गुस्सा न हो जाए। पर वो बोली, वो कौन सा मुझे प्यार करता है, पर मैं तो करती हूँ, बस फोन करके हाल चाल जान लेती हूँ। यही सोचकर सृष्टि ने तन्मेश को कॉल किया। इस वक्त तन्मेश अपने कमरे में बेड पर लेटा दीवार की सीलिंग को देख रहा था। जब उसका फोन बजा तो उसने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। उसने फोन उठाकर हेलो कहा, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। पर उसके कानों में चूड़ियों की आवाज गई। वो समझ गया कि ये सृष्टि है, पर वो पता नहीं क्या सोचकर दिखावा करते हुए, उसे न पहचानने की एक्टिंग करते हुए बोला हेलो, पर सृष्टि कुछ नहीं बोली। तन्मेश ने कॉल नहीं काटा। उसने कई बार हेलो कहा पर सृष्टि ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आखिरी में सृष्टि ने फोन काट दिया। उसके आंखों में आंसू थे। वो आकर बेड पर बैठ गई और बोली, क्या तुम्हें बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं है? मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, अपना प्यार साबित करने के लिए। बस तुम एक बार कहो तो। वही तन्मेश एक बार सृष्टि की आवाज सुनना चाहता था, पर सृष्टि ने कुछ नहीं कहा। तन्मेश अपनी शांत जिंदगी में खुश था। उसे शांति पसंद थी, पर सृष्टि के आ जाने के बाद वो सृष्टि की हर बेवकूफ़ी पर खुश था। उसकी बक बेधड़क इजहार करने का अंदाज, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या चाहिए। वो शांति जिसमें वो खुश था, या वो शैतान जो हर पल उसके साथ उसे खुशी देने वाली थी। तन्मेश को बच्चों में कुछ खास लगाव नहीं था, पर जब सृष्टि ने उसे प्रपोज किया और बच्चों के बारे में बोली तो तन्मेश को लगा कि उसकी भी अपनी फैमिली होगी। पर वो अपनी शांत और रेगिस्तान जैसी जिंदगी में किसी को नहीं लाना चाहता था। अगली सुबह वृंदा उठी तो खुद को आराध्या की बाहों में देख मुस्कुरा दी। आराध्या काफी अजीब तरीके से सो रहा था। जिस तकिए पर आराध्या सोया था, उसका सिर तकिए पर न होकर वृंदा के सीने पर था। हाथ पैर सब वृंदा के ऊपर रखकर आराध्या आराम से सो रहा था। वृंदा ने धीरे धीरे आराध्या के हर हिस्से को सही किया और उठकर नहाने चली गई। वो जल्दी से तैयार होकर किचन में गई। उसने देखा कि आंशु किचन में खड़ी होकर पराठा बेलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे हो ही नहीं रहा था। इतने लाड प्यार में बड़ी हुई आंशु कभी खाना बनाना नहीं सीख पाई, पर वो काफी परेशान थी। वृंदा चलकर उसके पास गई और बेलन आंचल के हाथ से लेकर बोली, दीदी ये रहने दीजिए, और वो सब्जी है ना, उसे काटकर धोकर उसे तड़का दीजिए। वृंदा की बात सुन आंचल ने पहले सब्जी को धो लिया और अब उसे काटते कैसे है वो सोचने लगी। वृंदा उसे देख बोली, पहले आलू को ऊपर से काट लीजिए, उसके बाद उसे छोटा छोटा काट लीजिए। आंचल ने वैसा ही किया, पर वो काफी परेशान थी और वृंदा को देख बोली, क्या अगर मैं हर चीज सीख जाऊंगी तो वो मुझे प्यार करेगा? वृंदा मुस्कुराकर जवाब दी और बोली, अगर कोई आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आपको हर चीज आए तो उसे आपसे प्यार नहीं है। अगर उसे आपसे प्यार होता तो आपको वो वैसे ही अपनाता। आंचल वृंदा की बात सुन सोच में पड़ गई।
वृंदा बोली आपके भाई ने भी तो हमें वैसे ही स्वीकार किया जैसे हम हैं। दोनों बात करते हुए खाना बनाने लगी। वृंदा आंचल को सब सिखाने लगी। दोनों ने खाना टेबल पर परोसा। सब लोग खाने के लिए नीचे आए। नाश्ता कर सब चले गए। पर आज आंचल घर पर थी। वृंदा और नौकर सब लोग सफाई करने लगे। पर आंचल वृंदा को रोक बोली चलिए हम दोनों गार्डन में चलकर बात करते हैं। वैसे भी इतने सालों तक इस घर में बस में ही एक लड़की थी। अब आपको देखकर मुझमें भी कुछ लड़कियों वाले गुण आ जाएंगे। दोनों बात करते रहे। इसी तरह रात हो गई। अंश रात को मीटिंग के लिए क्लब गया। वो एक प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था। कुछ इन्वेस्टर भी बैठे हुए थे। सबने मीटिंग खत्म की और शराब और कुछ खाने को ऑर्डर किया। कुछ देर में दो लड़कियां शराब और खाने की प्लेट अंदर लेकर आई। उनमें से एक लड़की काफी तेज लग रही थी, जो सभी को हंसकर सब कुछ सर्व कर रही थी। तो दूसरी लड़की थी, वो आराम से अपना काम कर रही थी। उसे जैसे उनमें से किसी से कोई मतलब नहीं हो। वो सबको सर्व कर चली गई। पर पहली लड़की अभी भी सभी से फॉल्ट कर रही थी। अंश की नज़र दूसरी लड़की पर थी, जो काफी सुंदर थी, पर बिना किसी मेकअप के थी। उस पहली लड़की को सभी ने टिप में काफी ज्यादा पैसे भी दिए, पर अंश को उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। उसने नज़र उठाकर भी उस लड़की को नहीं देखा। उसने बस एक नज़र उस दूसरी लड़की पर पड़ते ही वो उसे कुछ अलग लगी। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।